Hello student, this is Faizal Sir here. Now today in this video lecture we are discussing about the mitosis. This topic is related to class 11 biology chapter 10 cell division and cell cycle, and this is my third lecture from this chapter. So first question is that what is mitosis? Mitosis, also known as the equational division, that are reported in the somatic cell of a living species. In this condition, a single cell divide to produce two identical cells. तो ये क्या होता है? सिंपल डिवीजन होता है जिसमें कि एक सिंगल सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद अपने जैसी दो आइडेंटिकल सेल को फॉर्म करती है। अब आइडेंटिकल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो सेल होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम मान लिया है, तो यहाँ जो न्यू सेल बनेगी उनके पास डॉटर सेल आती है, इनके पास भी क्रोमोसोम हमारे पास इक्वल ही होते हैं। इस कंडीशन में बोलते हैं कि यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा होता है ये इक्वेशनल डिवीजन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों के पास ही क्रोमोसोम का नंबर इक्वल अमाउंट है। तो इससे पहले हमने बात किया था सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में ये देख रहे थे कि यहाँ पे इंटरफेस और एंड फेज आ रही थी। तो इंटरफेस में सेल क्या कर रही थी? अपने सारी एक्टिविटीज, ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर सारे वर्क कर रही थी वहां पे वो। अब उसके बाद वो एम फेज में एंटर कर जा रही थी। एम फेज में क्या कर रही थी? वो डिवीजन कर रही थी। तो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है सेल का वो डिवीजन करना ही है, क्योंकि डिवीजन जब तक वो नहीं करेगा तब तक उसके पास नई सेल नहीं आएगी। इसी वजह से हम बोलते हैं हमारे पास सिंगल सेल होते हैं स्पीसीज, सिंगल सेल स्पीसीज इमॉर्टल होते हैं, मतलब कि वो अमर होते हैं। जब वो मैच्योर कर जाएंगे, आफ्टर मैच्योरेशन वो डिवाइड करेंगे और फिर उनसे दो नई सेल बन जाएगी। इस तरह से इनके पास डेथ रिपोर्ट नहीं होती है, लगातार इनके पास नई सेल आना स्टार्ट कर देती है। एक सेल से दूसरे, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से लगातार इनके पास सेल बनती जाती है। तो यहाँ पे डिवीजन स्टॉप नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये एम फेज की कंडीशन है, इसको बोला जाता है माइटोसिस। तो एम फेज में हमारे पास दो कंडीशन थी, माइटोसिस और मियोसिस। तो आज हम लोग बात करेंगे माइटोसिस की। तो चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों ही कंडीशन हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा होता है। एंड साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिससे का साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड करता है। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज स्पीसीज कंडीशन रिपोर्ट की गई है। तो प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज से होते हुए जो ये सिंगल न्यूक्लियस होगा, इसका सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होके टू डिफरेंट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी साइटोकाइनेसिस आएगी। साइटोकाइनेसिस क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। यहाँ पे हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर अलग अलग तरह की साइटोकाइनेसिस रिपोर्ट की गई है। यहाँ पे अगर प्लांट सेल तो वहाँ पे क्या होगा? सेल प्लेट बनेगी, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। जबकि हमारे पास एनिमल सेल होती है, वहाँ क्या बनता है? सेल फरो बनता है। तो सेल प्लेट और सेल फरो के बेस पे यहाँ पे डिवीजन हो रहा होता है। इस तरह से यहाँ पे सेल प्लेट लगातार ग्रोथ करती जाएगी और हमारे पास दो डिफरेंट सेल बन जाएगी, और यहाँ पे सेल फरो लगातार ग्रोथ करता जाएगा अंदर साइड पे, और यहाँ पे इसके पास दो अलग अलग सेल में डिवाइड कर जाएगा। तो ये तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो गई माइटोसिस के बारे में। अब पहली बात ये कर लेते हैं कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहाँ पाया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो माइटोसिस जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम नंबर कंटेनिंग सेल आ रही हैं। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज दैट, अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो इसका पहला सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है कि इट प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सेल ऑफ देयर पेरेंट्स एंड यंग वंस और डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आइडेंटिकल सेल बना रहा होता है, आइडेंटिकल सेल फॉर्म। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि ये सेल डिवीजन जो होती है वो सोमैटिक सेल में रिपोर्ट की गई है। दिस टाइप ऑफ डिवीजन रिपोर्टेड ओनली इन केस ऑफ सोमैटिक सेल्स। किसी भी मल्टीसेलुलर स्पीसीज के पास दो अलग अलग सेल होती है, एक होती है सोमैटिक सेल, एक होती है जर्मिनल सेल्स। चाहे वो हमारा एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो या
कोई भी एनिमल हो, उन सारे एनिमल के अंदर वो मल्टीसेलुलर स्पीसीज हैं तो वहाँ पे केवल दो ही तरह की सेल होगी डिवीजन फेज पे, एक हमारी होगी सोमैटिक सेल, एक हमारी होगी जर्मिनल सेल। तो सोमैटिक सेल के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, यानी कि यहाँ पे एक सेल से दो सेल बनती है जहाँ पे क्रोमोसोम इक्वल रहता है, जबकि जर्मिनल सेल्स जहाँ पे गैमेट बनते हैं वहाँ पे मियोसिस होगा, यहाँ पे एक सेल से चार सेल बन रही होगी, जबकि यहाँ पे क्या है हमारे पास एक सेल से दो सेल बन रही है। तो इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। थर्ड क्या होता है कि किसी भी मल्टीसेलुलर स्पीसीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस रिस्पांसिबल होता है। तो जो सिंगल माइटोसिस होता है इट रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल मल्टीसेलुलर स्पीसीज, किसी भी मल्टी सेलुलर स्पीसीज के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारे पास माइटोसिस रिस्पांसिबल होता है। जैसे कि जायगोट, जब हम बात करें ह्यूमन की तो हमारे पास क्या आता है, पहले सिंगल सेल जायगोट आता है। अब ये जायगोट लगातार डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, इस तरह लगातार यहाँ पे सेल बनती रहती है और इनसे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फीटस बनेगा और चाइल्ड की बर्थ हो जाएगी। तो यहाँ पे डिवीजन रिपोर्ट की गई, वो डिवीजन कौन सी थी, माइटोसिस थी। इसके ही चलते क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन सब में क्रोमोसोम हमारे पास इक्वल रहता है, यानी कि 46 है तो 46 पर जगह रिपोर्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में कम है, पैर में ज्यादा है या आईज में और ज्यादा है। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर को इक्वल रखने के लिए जो स्पेसिफिक डिवीजन यहाँ पे रिपोर्ट किया गया वो माइटोसिस होता है। किसी भी स्पीशीज के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो ये माइटोसिस डिवीजन होता है ये लेस एनर्जेटिक प्रोसेस होती है, इसमें सेल को अपनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करती कभी पड़ती, जबकि हमारे पास जो मियोसिस होता है वो हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस होता है, वहां पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद हमारे पास गोनैड बनते हैं यानी कि जर्म सेल बनते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, ये लेस एनर्जेटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये एक यहाँ पे एनर्जी कम वेस्ट करनी पड़ेगी और आसानी से डिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि ये दिस टाइप ऑफ डिवीजन रिपोर्टेड इन केस ऑफ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ लोअर प्लांट ऑफ एनिमल। तो लोअर प्लांट ऑफ एनिमल के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये क्या होता है, हेल्प करता है, इट हेल्पफुल इन द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in case of lower plant and animal. It participate in the vegetative propagation of a cell. Plant cell के अंदर vegetative propagation पाया जाता है जो कि asexual reproduction के जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सेल अपने नए जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कैपेबल होती है, इसके लीफ पार्ट से, उसकी रूट से, उसकी स्टेम से नए प्लांट आ जाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हो रहा होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होने में भी क्या होता है, ये यूजफुल होता है। किसी भी मल्टीसेलुलर स्पीशीज के अंदर रिपेयर और डीजेनरेशन प्रोसेस चलती रहती है। जैसे कि मान लिया कोई प्लांट का पार्ट कट हो गया, हमारे पास स्किन क्या होती है, कट हो जाती है, तो यहाँ पे रिपेयर, यहाँ पे नई स्किन बन रही है हमारी ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिपेयर बोलेंगे। तो रिपेयर और रीजनरेशन, रिपेयर और रीजनरेशन एक्टिविटीज में भी हमारी माइटोसिस प्रोसेस ही इन्वॉल्व होती है। सो दिस आर द ओवरऑल सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस। हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में क्या हो रहा होता है। इसकी वजह से हमारे पास ये सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो अलग अलग न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरियोकाइनेसिस इवेंट दैट आर रिपोर्टेड इन केस ऑफ माइटोसिस। तो जैसा हमने इससे पहले बात किया, किसी भी सेल के अंदर, सेल साइकिल के अंदर इंटरफेज, एम फेज आती है। इंटरफेज में हमारे पास G1 S G2 फेज आती है और एम फेज के अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है। अब कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। अब न्यूक्लियर डिवीजन होने के लिए हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज रिपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे
ये कैरियोकाइनेसिस के हमारे इवेंट होगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और सेल का डिवीजन हो जाता है। स्टार्टिंग में जब सेल पहुंचेगी एस फेज के अंदर, तो एस फेज में क्या होगा, उसके क्रोमोसोम डबल होंगे। तो क्रोमोसोम को डबल करने के लिए क्या करते हैं, ये सेल अपने डीएनए को डबल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होगा, एस फेज के अंदर होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक स्टार्टिंग में नॉर्मल सेल है, अब इस सेल के अंदर हम लोग को इसके सेल ऑर्गन्स दिखाई पड़ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, सारे स्ट्रक्चर हम लोग को यहां पर विजुअल हो रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोग बोल सकते हैं। ये मान लिया फर्स्ट का पेयर हो गया, ये मान लिया हमारे पास सेकंड पेयर हो गया। अब जब ये सेल एंटर करेगी एस फेज में, तो सबसे पहला काम क्या करेगी, अपने क्रोमोसोम्स के अमाउंट को डबल कर लेगी, क्योंकि इसको एक डॉटर सेल से दो, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल देनी है। तो जो डॉटर सेल बनेगी, अगर अपने क्रोमोसोम को डबल नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है अपने क्रोमोसोम को डबल करना। इसके बेस पे ये लोग अपने क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे और डीएनए रेप्लिकेशन थ्रू अपने क्रोमोसोम्स के अमाउंट को ये लोग बढ़ा लेते हैं। तो क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ गया, जो यहाँ पे दिखाई जा रहा है। अब ये G1 से G2 फेज हो जाएगा और फिर M फेज चला जाएगा। अब M फेज में जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस स्टेज आती है हमारी प्रोफेज। तो प्रोफेज को 2 पार्ट डिवाइड किया गया है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के अंदर हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गन्स हैं वो डिसअपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, और अर्ली प्रोफेज के लास्ट तक, जो हमारी अर्ली प्रोफेज है, इसकी लास्ट स्टेज तक हमारे पास जितने भी सेल ऑर्गन्स थे, जैसे कि मैं आपको दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रियोल्स, ये सारे सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारे डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थिक और मोटी दिखाई गई है। ये सब क्या है, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थिक है और डेंस है, मोटी है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे हो गई है, पतली हो गई है, थिन हो गई है और धीरे धीरे वो डिसअपीयर हो रही है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे दिखाया गया कि जो हमारे पास न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियोलस वेल डेवलप्ड हम लोग को दिखाई पड़ता है, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोलस का डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो अर्ली प्रोफेज के लास्ट स्टेज तक सारे के सारे सेल ऑर्गन्स डिसअपीयर हो जाते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियोलस का डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद लेट प्रोफेज में इंटर कर जाएगा। अब जब लेट प्रोफेज में इंटर करता है तो लेट प्रोफेज में इंटर करने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगातार डिसअपीयर हो रहा था, तो लेट प्रोफेज की लास्ट स्टेज तक सारे के सारे सेल ऑर्गन्स कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा और ये क्रोमोसोम्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन मतलब क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जब इसको डिवीजन करना होता है तो डिवीजन करने से पहले ये क्या करते हैं, अपने अंदर लगातार कॉइलिंग करके, सुपर कॉइलिंग करके डेंस होके ये थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। अब ये क्या हो गया, थिक होने के बाद ये क्रोमेटिन कन्वर्ट हो गया क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन के पास हमारे पास क्या थी, सेंट्रोमियर होगी। सेंट्रोमियर यहाँ पे होगी, ये इसके यहाँ पे पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, ये इसके सेंट्रोमियर है। अब ये लगातार डेंस हो रहा है और थिक हो रहा है, क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास जितने भी ये क्रोमेटिन थे, ये क्रोमेटिन थ्रेड आपस में कंबाइन किए। अब लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमोसोम्स, जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं आपस में कंबाइन कर जाते हैं और अब ये हमारा हो गया फर्स्ट का पेयर, ये हमारा हो गया सेकंड का पेयर। तो यही चीज बोली जा रही थी वीडियो लेक्चर सेकंड में कि हमारे पास 2C से 1C 2C से 4C कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या था हमारा, ये 2C था, ये क्या हो गया था, 4C हो गया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स के नंबर तो वही हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या था, फर्स्ट का पेयर 1 2, सेकंड पेयर 1 2। अब यहाँ पे हम देखें फर्स्ट का पेयर और सेकंड का पेयर। इसने क्या किया, केवल अपने अमाउंट को डबल कर लिया, जबकि नंबर को डबल नहीं किया। नंबर अभी भी सेम है, नंबर हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स ही हैं। उसने क्या किया, केवल अपने अमाउंट को डबल किया। तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्ट्रैंड है। जबकि क्रोमोसोम का नंबर काउंट किया है तो नंबर कितना है, 1 2 3 4, नंबर केवल 4 ही है, नंबर इंक्रीज नहीं किया। तो इस तरह से लेट प्रोफेज तक
यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये था सेंट्रियोल्स, इस सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल जैसा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ट्यूबिन प्रोटीन होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन लेट प्रोफेज में स्टार्ट हो गई और लेट प्रोफेज के लास्ट तक ये कंप्लीटली सिंथेसाइज होता है। अब यहाँ पे ये लेट प्रोफेज से इंटर करेगा नेक्स्ट फेज में, मेटाफेज में। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई प्रोफेज की। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो डिसअपीयर हो गए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो सब डिसअपीयर हो गए, क्रोमेटिन कन्वर्ट हो गया क्रोमोसोम के फॉर्म में, और सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारी प्रोफेज की ओवरऑल कंडीशन है। अब क्या होगा, इतना होने के बाद अब सेल क्या कर जाएगी नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज हमारी क्या होती है, ये हमारी फर्स्ट फेज हो गई। अभी हमारी सेकंड फेज आएगी मेटाफेज। अब मेटाफेज को फिर से दो पार्ट कर दिया गया है, अर्ली मेटाफेज और लेट मेटाफेज। अब अर्ली मेटाफेज और लेट मेटाफेज में अंतर क्या होता है? अर्ली मेटाफेज के अंदर हमारे पास ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। अब ये 3 डिफरेंट टाइप के स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। एक्स्ट्रा स्पिंडल फाइबर जो कि केवल सेंट्रियोल से जुड़ा रहता है और केवल पोल की तरफ हम लोग को विजिबल होता है। ये हमारे एक्स्ट्रा स्पिंडल फाइबर होगा जो कि दिखाया गया है ब्लू कलर से। सेकंड हमारे पास पोलर स्पिंडल फाइबर आता है। पोलर स्पिंडल फाइबर एक पोल से दूसरे पोल तक कॉन्टिन्यूअसली रहता है और इसके साथ कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है। ये एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक पूरे के फैले रहते हैं। तो ये हमारे होते हैं पोलर स्पिंडल फाइबर। अब इसके बाद काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होता है। काइनेटोकोर बोला गया था न्यूक्लियस के लिए, यानी कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके लिए हम लोग काइनेटोकोर यूज करते हैं। तो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली कंबाइन करते हैं हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे। अब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर लगातार ग्रोथ कर रहा है, ये इधर से भी बढ़ रहा है, ये इधर से भी बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते होता क्या है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के साथ कंबाइन किए हैं, ये क्रोमोसोम्स इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, फिसलते हैं। जब इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो स्लाइड करने की वजह से क्रोमोसोम्स मूव करते हैं सेंटर की तरफ, क्योंकि जो हमारा ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है लगातार मूव कर रहा है सेंटर की तरफ। पोल से कहां पे आ रहा है, इक्वेटर पे आ रहा है। तो अब क्या होगा, मेटाफेज की अर्ली स्टेज है जहां पे स्पिंडल फाइबर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। एक्स्ट्रा स्पिंडल फाइबर, पोलर स्पिंडल फाइबर और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब एक्स्ट्रा स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर और पोलर स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म हो चुके हैं। अब इसके ऊपर क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम स्लाइड करके इक्वेटर पे जाते हैं। तो लेट मेटाफेज स्टेज तक सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आके लग जाते हैं। एंड इन दिस कंडीशन क्रोमोसोम्स आर मोर डेंस। यहाँ तो थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स हमारे मोर डेंस होके मोर थिक हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ की थिकनेस होती है, सबसे ज्यादा रिपोर्ट इसी कंडीशन की गई है। तो सबसे ज्यादा डेंस हो जाएगा ये, और जो डेंस होगा यहाँ की साइज से वो छोटी होगी और क्या हो जाएगी, मोटे मोटे हो जाएंगे, यानी कि काफी थिक हो जाएंगे। अब लेट मेटाफेज स्टेज में हम लोग किसी भी सेल के अंदर जो क्रोमोसोम देखते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे क्लियर कट हम लोग को दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम क्या है, डेंस हो गए, मोटे हो गए और एकदम बीचों बीच सेल के आ गए हैं। तो ये हमारी हो गई लेट मेटाफेज। अब मेटाफेज हमारी सेकंड स्टेज थी। अब मेटाफेज के में क्या हो रहा है कि ओवरऑल मेटाफेज के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स है वो सेंटर में आके लग जाता है। अब स्पिंडल फाइबर इसके लग चुके हैं। लगने के बाद अब ये कहां जाएगा, नेक्स्ट फेज में जाएगा। नेक्स्ट फेज हमारी क्या होती है, एनाफेज होती है। दिस इज द थर्ड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। एनाफेज आल्सो नोन एज द स्मॉलेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस एज स्मॉलेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस की जो सबसे छोटी फेज होती है उसको हम बोलते हैं एनाफेज। अब एनाफेज में होता क्या है, एनाफेज के अंदर जैसे ही सेल मेटाफेज कंप्लीट करेगी, मेटाफेज कंप्लीट करते के साथ साथ यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है इस क्रोमोसोम को खींचना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्रोमोसोम दोनों अपोजिट पोल की तरफ खींचे जाएंगे। और जब ये अपोजिट पोल की तरफ खींचे जाते हैं तो क्रोमोसोम्स हमारे क्या होते हैं, बीच से ब्रेक कर जाते हैं। जो इसका यहाँ पे सेंट्रोमियर दिखाया गया था, अब ये अपने सेंट्रोमियर से ब्रेक कर जाते हैं, क्योंकि ये सेंट्रोमियर ही क्या करता है, तो आपने जोड़ा है। स्टार्टिंग क्या था हमारे पास, ये क्रोमेटिन थे,
अब ये क्रोमेटिन कहाँ जुड़ रहे थे, इसके जो सेंट्रोमियर थे उससे जुड़ रहे थे। अब सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, अब जुड़े होने के साथ साथ ये सब के सब क्या हो गए, इक्वेटर पे आके लगे। जब इक्वेटर पे लगे तो उनको खींचा गया, जब खींचा गया तो जहां से इनकी ज्वाइंट थी वहां से इसकी ज्वाइनिंग क्या होगी, ओपन हो जाएगी। अब जब ये ओपन हो जाएंगे तो ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, तो दोनों अलग अलग पोल की तरफ हमारे क्रोमोसोम्स मूव कर जाते हैं, और मूव करने के साथ साथ ये हमारी एनाफेज स्टेज कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे ओवरऑल होता क्या है, खाली यहाँ पे इसकी पुलिंग की जाती है, पुलिंग करने के बाद ये हमारे क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं और दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमारी एनाफेज स्टेज कंप्लीट हो जाती है। अब एनाफेज के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या आती है, टेलोफेज आती है। तो टेलोफेज के अंदर भी दो स्टेज होती है, टेलोफेज फर्स्ट और टेलोफेज सेकंड। तो टेलोफेज फर्स्ट या इसको बोलते हैं अर्ली टेलोफेज और लेट टेलोफेज। तो अर्ली टेलोफेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो थिक फॉर्म में थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं थिन फॉर्म में बदलना स्टार्ट होते हैं, मतलब उसके अंदर नेगेटिव सुपरकार्डिंग स्टार्ट होती है। जो हमारे पास क्रोमोसोम्स थिक थे, मोटे मोटे थे, वो कन्वर्ट होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्रोमोसोम कन्वर्ट हो गया क्रोमेटिन के फॉर्म में, अब कन्वर्ट होना स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी स्पिंडल फाइबर थे वो डिसअपीयर हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल कंप्लीटली दो तरफ फॉर्म हो जाएगा। अब फॉर्म होने के बाद ये हमारी अर्ली टेलोफेज कंप्लीट हो गई। अब लेट टेलोफेज स्टेज आएगी। लेट टेलोफेज स्टेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स है क्रोमेटिन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट नहीं करने के, यहाँ पे क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और लेट प्रोफेज तक ये दोनों कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे पास कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है। अब इस सेल के अंदर हम लोग को दो क्लियर कट न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग हमारे पास ये सेल थी जिनके पास केवल एक न्यूक्लियस था। अब ये क्या किया, डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद इसके अंदर दो न्यूक्लियस हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। अगर उसे क्रोमोसोम्स काउंट करें तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमेटिन है 1 का 2 पेयर हो गया और सेकंड में 2 पेयर हो गया, ऐसे यहाँ पे 1 का 2 पेयर हो गया, सेकंड में 2 पेयर हो गया। तो जो हम लोग अमाउंट लेके चले थे, अमाउंट हम लोग क्या लिया था, फर्स्ट का 2 पेयर, सेकंड में 2 पेयर। अब यहाँ पे इसका डबलिंग हुआ था तो उससे तो हम लोग को मतलब है नहीं। तो जो चीज हम लोग लेके चले थे वो चीज हमारे पास आ गई, यानी हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है। अब इससे कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, हमारा साइटोकाइनेसिस होगा। जब साइटोकाइनेसिस होता है तो साइटोकाइनेसिस के अंदर इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जो हम लोग ये दिखा रहे हैं ये सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल हमारे पास एनिमल सेल में बनता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। वहां पे क्या होते हैं, डायरेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर बनते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम लोगों ने ये शो कर दिया सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल शो करने का मतलब ये है कि ये हमारे एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में डिवीजन कैसे होता है, अब फर्दर यहाँ पे सेल फरो बनेगी। तो यहाँ पे जो सेल है ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर चुकी है। इस सेल के अंदर हमारे पास दो अलग अलग न्यूक्लियस बन चुके हैं। यहाँ पे क्रोमेटिन दिखाई पड़ रहा है हम लोग को, न्यूक्लियोलस दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे सेल फरो स्टार्ट होगी। ये इनका एक सेट मेथड है कि जब अगर कोई भी एनिमल सेल है तो वहां पे डिवीजन के लिए, साइटोकाइनेसिस के लिए, मतलब कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए सेल फरो बनती है। तो जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर तरफ इन्विजिनेट करना स्टार्ट कर देती है। अब धीरे धीरे जब ये बढ़ती जाएगी तो लगातार इसकी ग्रोथ होती रहती है अंदर तरफ, और लगातार ग्रोथ होते होते जब ये दोनों दूसरे से कंबाइन होंगे तो कांटेक्ट में आते ही ये क्या होता है, दो अलग अलग सेल को फॉर्म कर देता है। अब इस तरह से हमारे पास एक सिंगल सेल से दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फॉर्म हो गए, और फॉर्म होने के बाद दोनों इस सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो पेरेंट सेल के जैसा ही है। अगर ये हमारा प्लांट सेल होता तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सेल प्लेट बनती। अब यहाँ पे सेल फरो ना बनती, यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो सेल प्लेट बनती वो उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स के हेल्प से, और यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं सेलुलोज कंपोनेंट, सेल वॉल में जो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में। इसके अलावा गोल्गी बॉडीज, ये सारे कंपोनेंट मिलकर यहाँ पे इसकी सेल प्लेट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
अब सेल प्लेट लगातार ग्रोथ करती जाती है, ग्रोथ करते करते अब इससे भी दो सेल हमारी बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है और इसके कंप्लीशन में हमारे पास एक सेल से दो डिफरेंट सेल बनती है जहां पे क्रोमोसोम नंबर अपने पेरेंट सेल के जैसा ही बराबर रहता है। Now we are going to discuss about the difference between the mitosis and meiosis. Mitosis is a type of division in which one cell divides to give two cells. Meiosis is a type of division in which one cell divides to give four cells. Second, it is also known as the equational division because here the cells are formed that consist of identical number of chromosomes from parent to daughter cell. It is known as the reductional division because here the cells are formed that consist of the half number of chromosomes than their parents to daughter cells. तो यहाँ पे पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन इसको। जबकि यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन रिपोर्टेड इन केस ऑफ सोमैटिक सेल व्हाइल द मेयोसिस डिवीजन रिपोर्टेड इन केस ऑफ जर्मिनल सेल। तो किसी भी स्पीशीज के अंदर जो पूरी बॉडी बनी होती है वो बनी होती है सोमैटिक सेल की, उसकी आईज हो गई, ईयर हो गई, लेग हो गए, हेड हो गए, सारे स्ट्रक्चर उससे क्या होते हैं, सोमैटिक सेल के बने होते हैं। अब हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर उसके रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ क्या होते हैं, सोमैटिक सेल के बने होते हैं। जबकि जर्मिनल सेल क्या होता है, जर्मिनल सेल जो हमारे पास होती है वो गोनैड फॉर्म करती है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। तो मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवा और एक सेल या ओवरी। तो यहाँ पे वो हमारी जो गोनाडल सेल्स हो गई। जबकि हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट के केस में जो उसके फ्लावर होते हैं वो उसके गोनाडल सेल वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, वन टाइम रेप्लिकेशन एंड वन टाइम सेग्रीगेशन। तो रेप्लिकेशन में हमने देखा कि रेप्लिकेशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम अपने अमाउंट को डबल करता है, डीएनए अपने अमाउंट डबल करता है और उसके बाद सेल का डिवीजन हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस एक ही बार होगी। रेप्लिकेशन क्या होती है, वन टाइम रेप्लिकेशन बट टू टाइम सेग्रीगेशन ऑफ सेल्स, ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट है। रेप्लिकेशन से होगा G1 S G2 यहाँ पे पाई जाएगी, एस फेज में रेप्लिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन क्या हो रहा है, दो बार हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, सेल डिवीजन केवल एक बार हो रहा है, इसलिए बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वन टाइम रेप्लिकेशन बट टू टाइम सेग्रीगेशन ऑफ सेल। जबकि यहाँ पे क्या है, वन टाइम रेप्लिकेशन एंड वन टाइम सेग्रीगेशन। फिफ्थ स्टेप में क्या आएगी, सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होती है, केवल एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। दिस इज टू स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, यहाँ पे दो स्टेप आती है, जिसको हम लोग मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस सेकंड में क्या होता है और ऐसा यहाँ पे आखिर क्या होता है, इस वजह से क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या होती है, लेस एनर्जेटिक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होती है, एनर्जी की लॉस कम होती है। जबकि ये क्या है हमारा मोर एनर्जेटिक प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे हाई एनर्जी की नीड होती है। यहाँ पे लेस एनर्जी में काम चल जाएगा, सेल डिवाइड कर जाएगी। यहाँ पे सेल को डिवाइड करने के लिए हाई एनर्जी की नीड होती है। उसका एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे एक सेल से 4 सेल बन रही है, तो वहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा सेल बन रही है तो ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। इसके बाद लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस, यहाँ पे ये जो साइकिल होती है, ये डिवीजन होता है, वो कम टाइम में, लेस टाइम में कंप्लीट हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे सेल डिवीजन करने में यहाँ पे इसको मोर टाइम मोर टाइम टेकिंग प्रोसेस, यहाँ पे टाइम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ज्यादा समय में डिवाइड होता है। इसके बाद इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द मल्टीसेलुलर स्पीसीज। तो किसी मल्टीसेलुलर स्पीसीज के अंदर ग्रोथ, रिपेयर और डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज हो रही होती है वो सबकी सब माइटोसिस पे डिपेंड करती है। अगर माइटोसिस नहीं होगा तो स्पर्म और एग फ्यूज करके एक सिंगल सेल जायगोट बनाएंगे और जायगोट के फॉर्म में रह जाएगा। जैसे सिंगल सेल में हम देखते हैं तो हमारे पास जो जायगोट बनेगा ह्यूमन का, वो सिंगल सेल के फॉर्म में रह जाएगा। तो उसको सिंगल सेल से मल्टीपल सेल में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने के बाद पूरा ह्यूमन बना देना, ये सारी एक्टिविटीज केवल इस माइटोसिस की होती है। इसके अलावा पर डे हम लोग को चोट लगती है, हमारी बॉडी क्या होती है, स्किन हट जाती है, कोई भी चोट लग रही है, कोई भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, तो सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए हमारे माइटोसिस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। वहाँ पे ही सिंपल डिवीजन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर सेल बन रही होती है। जबकि मियोसिस कब होता है, ये केवल गोनैड फॉर्म में क्रिस्टल के समय बनेगा, जब
स्पीसीज मैच्योर कर जाते हैं, तो मैच्योर होने के बाद उनके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो उस समय हमारे पास मेयोसिस डिवीजन होगा। तो ये क्या होता है, कुछ टाइम के लिए स्पीसीज के अंदर होता है और ये केवल जर्म सेल को फॉर्म कर रहा होता है। कि ये क्या होता है, पूरी बॉडी को डेवलप करता है, उसके मतलब के अंदर डेवलपमेंट कर रहा होता है, रिपेयर कर रहा होता है, सारी एक्टिविटीज इसकी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है आइडेंटिकल सेल फॉर्म एंड लेस टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल चेंज। अब इस कंडीशन में जो सेल बनती है वो पैरेंटल सेल और डॉटर सेल एक जैसी होती है। इसलिए क्या होता है कि इनके अंदर एनवायरमेंटल चेंज को अडॉप्ट करने की पावर कम होती है। अगर मान लो किसी केमिकल या किसी हार्मफुल इफेक्ट वजह से अगर ये सेल डेथ करेगी तो ये सेल भी डेथ कर जाएगी, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी एकदम इक्वल है, जब एक जैसी है। जबकि मियोसिस क्या होता है कि एक सेल डिवाइड की 4 सेल बनाई, अभी 4 सेल के अंदर जो बनती क्रोमोसोम हाफ होते हैं, अब यहाँ पे हाफ कैरेक्टरिस्टिक किसी अदर सेल से आ रहा होता है, हाफ कैरेक्टरिस्टिक किसी अदर सेल से आ रहा होता है। अब जब ये फ्यूजन करेगा तो एक नए सेल बना रहे होंगे। इस तरह से जो नई सेल फॉर्म होती है इस कंडीशन में, वो दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को लेके फॉर्म होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये मोर टॉलरेंस होते हैं एनवायरमेंटल चेंज के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें नो रोल इन इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी चेंजेस के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता है, जबकि यहाँ पे रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशनरी चेंजेस, जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर लगातार इवोल्यूशन हो रहा है। जैसा हम लोग जानते हैं हमारा जो ह्यूमन था स्टार्टिंग क्या था, वो माइस जैसा ही था, उसको बोला जाता है एलिफेंट स्टफ। एलिफेंट स्टफ से क्या हुआ, हमारे पास धीरे धीरे मंकी जैसे स्पीसीज आए, फिर मंकी से हम लोग हमारे पास ओल्ड लिविंग ह्यूमन आए, फिर न्यू वर्ल्ड ह्यूमन आए। अब इस तरह से हमारे पास धीरे धीरे लगातार इवोल्यूशन होता गया और स्पीसीज बनती गई। तो लगातार इवोल्यूशन होने के लिए जो डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है वो मियोसिस होता है। तो मियोसिस क्या होता है, रॉ मटेरियल की तरह वर्क करता है इवोल्यूशन के लिए। अगर मियोसिस नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रोमोसोम्स के बीच एक्सचेंज होता है और रिकॉम्बिनेशन की वजह से न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे होते हैं और ये नए कॉम्बिनेशन नए कैरेक्टर को लेकर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे इवोल्यूशन क्यों हो रहा होता है, क्रोमोसोम हाफ क्यों हो रहा होता है। तो ये हमारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।